नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं, आप मगध यूनिवर्सिटी से हैं, आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हैं, आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से हो, या आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी से हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं, आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं, आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से हैं, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बिजनेस लॉ जो आपका मेजर पेपर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला है स्टूडेंट्स। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ तक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेमेस्टर 3 का ये मेजर पेपर 3 है, और ये पेपर अगर मेजर पेपर है तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो चलिए हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से आसान भाषा में इस टॉपिक को समझते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ मतलब कानून, उसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कानून नहीं होगा तो फिर इस सोसाइटी में कोई भी चीज़ पीसफुली शांतिपूर्वक नहीं हो पाएगा, और जिनके पास धन बल और बाहुबल ज़्यादा होगा वो दूसरों पर रौब जमाएंगे और दूसरों के प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करेंगे और दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बोला किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये बिज़नेस लॉ की बात है, और बिज़नेस लॉ में एक एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो है बिज़नेस कम्युनिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका इस्तेमाल आम जीवन में आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर इट्स सेक्शन 2H। मतलब ये कि जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में दर्शाया गया है, जो निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको हैं? बोला कोई भी ऐसा समझौता, कोई भी ऐसा करार जो कानून के द्वारा इन्फोर्सिबल कराया जा सके, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब ये कि दो लोग या दो पक्षकार या कई पक्षकार जिनके बीच आपस में किसी प्रकार का अनुबंध हुआ है, किसी प्रकार का संविदा हुआ है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, जो कानून के द्वारा परावर्तन करवाया जा सकता हो, जो कानून के द्वारा मनवाया जा सकता हो, वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर से पढ़ दूं मैं आपको, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, दिस डेफिनेशन हैज़ 2 मेजर एलिमेंट्स। बोला इस परिभाषा में 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, पहला एग्रीमेंट और दूसरा इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आइए इसकी चर्चा करते हैं। बोला एग्रीमेंट क्या होता है? बोला एग्रीमेंट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। पहला कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आपस में किसी ट्रांजैक्शंस पे, आपस में किसी लेन देन पर कुछ समझौता करता है। जैसे मान लो ए ने बी को ऑफर किया कि ए अपनी कार बी को बेचना चाहता है 2 लाख रुपए में। ए ने बी को ऑफर किया कि ए अपनी कार 2 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है, और बी अगर इस ऑफर को स्वीकार कर ले कि हाँ हम ए का कार 2 लाख में खरीदने को तैयार हैं, तो मतलब ए ने किया ऑफर और बी ने उसको एक्सेप्ट किया, ए ने किया ऑफर और बी ने उसको एक्सेप्ट किया। अगर ऐसा कोई रिलेशन ए और बी के बीच बना है तो बोला इसको हम लोग लीगली एग्रीमेंट बोलेंगे। मतलब ये कि ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट को हिंदी में समझौता या करार बोलेंगे। उसके बाद बोला इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अगर ये एग्रीमेंट कानून के द्वारा परावर्तनीय हो जाए तो ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट, आप सभी को ये बात अभी समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, कानून के द्वारा उसका परावर्तन किया जा सकता हो, कानून के द्वारा उसको मनवाया जा सकता हो, या अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसको
कोर्ट ले जाकर उसको मनवाया जा सकता हो, उसका परिवर्तनीय करवाया जा सकता हो, उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अभी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब अंदाज़ा लगाओ कि अगर कोई एक्ट ना हो, कानून ना हो, तो ना जाने कितने डिस्प्यूट होंगे, कितने विवाद होंगे जिसका निपटारा नहीं हो पाएगा। तो अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा हम लोग कहाँ कर पाते हैं? तो कोर्ट में कर पाते हैं। तो कोर्ट में कैसे कर पाएंगे? तो कोर्ट में तभी निपटारा हो पाएगा जब उस चीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ होगा, कोई कानून होगा। तो अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में रोज़मर्रे के डे टू डे प्रत्येक दिन हज़ारों हज़ार एग्रीमेंट होते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस होते हैं। तो इन हज़ारों हज़ार एग्रीमेंट को इन्फोर्स कैसे कराया जा सकता है, इसका एक कानूनी रूप देना ज़रूरी होता है। इस वजह से इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तभी हम किसी एग्रीमेंट को बोलेंगे जब वह एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा अगला टॉपिक था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? बोला किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर वह एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है तो वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उस एग्रीमेंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट है एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे कि एग्रीमेंट होता क्या है। जब किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो कहलाता है एग्रीमेंट। मतलब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट। मतलब एक व्यक्ति के ऑफ़र को दूसरे व्यक्ति के द्वारा ठीक उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो बन जाता है समझौता, जिसको अंग्रेज़ी में एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर बोला कि वो जो समझौता हुआ है उसमें क्या है? तो उसमें होना चाहिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब उस समझौता का इंटेंशन होना चाहिए दोनों ही पक्षकारों के द्वारा कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सके। मतलब कानूनी प्रतिबद्धता, मतलब दोनों ही पक्षकार इसको कानूनी रूप से प्रतिबद्ध हो पूरा करने के लिए, इस प्रकार का इंटेंशन हो दोनों ही पक्षकार के बीच। यह इंटेंशन हो कि जो समझौता हुआ है उसको कानूनी रूप से प्रतिबद्ध हो उस समझौते को पूरा करने के लिए। मतलब दोनों ही पक्षकार अपने अपने ड्यूटीज़ को, अपने अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। जैसा कि अभी आपसे मैंने कहा कि ए ने बी को ऑफ़र किया कि मैं 5 लाख रुपए में कार बी को बेचने वाला हूं या बेच रहा हूं, बेचना चाहता, और बी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ए के ऑफ़र को बी ने एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? वो एग्रीमेंट। अब ए की ड्यूटी क्या है कि ए बी को कार दे दे, और बी की ड्यूटी क्या है कि वो ए को 5 लाख रुपया दे दे। दोनों को अपना ड्यूटी पूरा करने का इंटेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा इंटेंशन होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट की ओर मूव करेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। फिर बोला क्या है? बोला वो जो एग्रीमेंट है जनरली रिटेन में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। ठीक है। और वो लिखित एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड होना चाहिए तो उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। मतलब अगर दो पक्षकार है, दोनों के बीच किसी प्रकार का समझौता हुआ है तो वो अगर लिखित में हो जाता है और रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है तो उसका वैल्यू और अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। बोला एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिर फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है? बोला एकदम आपस में जो सहमति है ना वो किसी दबाव में ना हो, खुशी खुशी आपस में सहमति हो, किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, किसी धमकी के साथ किसी को नहीं मनवाया गया हो। मतलब ए और बी के बीच जो भी समझौता हो रहा हो वो आपसी सहमति से हो रहा हो, खुशी खुशी हो रहा हो, कोई किसी को डरा नहीं रहा हो, कोई किसी को धमका नहीं रहा हो। तो मतलब फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। आगे क्या है? लॉफुल कंसीडरेशन। बोला कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा, कोई भी एग्रीमेंट वैलिड तभी होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब कंसीडरेशन वैलिड होगा। कंसीडरेशन क्या होता है? कानूनी कंसिडरेशन मतलब क्या है? कंसिडरेशन को हिंदी में प्रतिफल बोलते हैं। मतलब कुछ के बदले कुछ। जैसे मान लीजिए ए बी को कार दे रहा है और बी ए को 5 लाख रुपया दे रहा है, तो बी ए को क्या दिया? 5 लाख रुपया। तो ये है कंसिडरेशन, और ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि ए और बी, मान लो एक्स और वाई दो व्यक्ति है और एक्स और वाई के बीच इस बात का एग्रीमेंट बनता है कि y जो है
जेड नाम के व्यक्ति का हत्या कर देगा और एक्स उसके बदले में वाई को पैसा देगा 2 लाख रुपया, ठीक है। तो बोला यहाँ पर जो कंसिडरेशन है, चूंकि ऑब्जेक्ट ही गलत है तो यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसका एक निश्चित मतलब होना चाहिए और निश्चित मतलब अगर नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब किसी भी कोर्ट के द्वारा उस एग्रीमेंट को, उस समझौते को ये स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया हो कि वो वैध है, अवैध है। क्लियर है, अवैध की घोषणा पहले से नहीं होनी चाहिए जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटी, बोला एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। जैसे मान लो मोहन और सोहन के बीच एक एग्रीमेंट बनता है कि मोहन सोहन को चांद का टुकड़ा लाकर तोड़ कर देगा और तब सोहन उसको 2 करोड़ रुपया देगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मोहन चांद का टुकड़ा कैसे तोड़ कर ला कर दे सकता है। तो मोहन उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब जो समझौता हुआ है उसके पूरा होने की संभावना हो, पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए एग्रीमेंट नहीं हो। नेक्स्ट क्या है, लीगल ऑब्जेक्ट, बोला जो एग्रीमेंट है उसका उद्देश्य कानूनी होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी, बोला कॉम्पिटेंसी क्या है, बोला जो पक्षकार हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, जो पक्षकार हैं, ए और बी हो, राम और श्याम हो, मोहन और सोहन, जो भी पक्षकार, जो भी पार्टीज़ हैं, वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, योग्य होना चाहिए। बोला क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्षमता है, क्या सक्षमता है, क्या योग्यता है। बोला कोई भी एग्रीमेंट में जो 2 पक्षकार हैं उनके कॉम्पिटेंट होने का, उनका योग्य होने का ये होता है कि वो साउंड माइंडेड हो, मतलब वो पागल ना हो, दिमाग से स्वस्थ हो। दूसरा मेजर हो, मतलब वयस्क हो, 18 साल या उससे अधिक उम्र के हों। और तीसरा उन्हें किसी भी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। मतलब 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं और मतलब ये कि किसी व्यक्ति में जो योग्यता है वो 3 गुण होने चाहिए। पहला, वो मेजर हो, 18 साल या उससे अधिक की उम्र का हो, वयस्क हो। और दूसरा साउंड माइंडेड हो, मतलब मस्तिष्क, मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, मतलब पागल नहीं हो। और तीसरा, उन्हें किसी भी तरीके से अयोग्य, किसी भी कानून के द्वारा उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो, तब वो क्या कहलाएंगे, कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि ये सारे जो हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट के। स्टूडेंट्स आप इस पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ पाएँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।